नमस्कार, प्रणाम, पढ़ो पढ़ाओ और सीखो हिंदुस्तान। मैं हूं अनिरुद्ध दवे और मैं हूं परिधि शर्मा। आप सबका स्वागत करते हैं। अनिरुद्ध, मैं अपनी लाइफ में ना आईएएस ऑफिसर बनते बनते रह गई। अच्छा, वो कैसे? देखो, हर क्राइटेरिया मेरे फेवर में है। ओके। एज बिल्कुल। ग्रेजुएशन मार्क्स, हाँ। पेरेंट्स का सपोर्ट बिल्कुल है। मेरा विल पावर और तो एटीट्यूड। सवाल नहीं। बस ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिला जो मेरे एम्बिशन को अंडर एस्टिमेट कर दे और मेरा दिल तोड़ दे यार, और मैं उसे दूर जाते जाते कहूँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, और लौटू तो सीधे आईएएस ऑफिसर बनके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ऐसे थोड़ी होता है। एक मिनट, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ। अरे ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है परिधि। रियल लाइफ में आईएएस सिर्फ सपने देखकर नहीं बना जाता। उसके लिए जिद चाहिए अपने आप को शिखर की ऊंचाइयों पर देखने की, देश और समाज को ताकतवर बनाने की, अपने हर पर्सनल लिमिटेशन को पार करके कड़ी मेहनत करने की। वैसे हमारा आज का एपिसोड भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस ऑफिसर्स के बारे में ही है, और फिल्मी नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरोज, जैसे रुक्मणी रायक जो स्कूल में फेल हुई लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनी, या फिर शिशिर गुप्ता जो डिप्रेशन से लड़कर आईएएस ऑफिसर बने, या हिमांशु गुप्ता जिन्होंने गरीबी से जूझते हुए यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। ऐसी हजारों मोटिवेशनल स्टोरीज हैं जिनसे हमारे सभी स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वेल दोस्तों, पौधा उसी को मिलता है जिसमें देश की सेवा करने का जज्बा होता है, और आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे ऐसे ही आईएएस ऑफिसर जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताएंगे आईएएस बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर हीरालाल जी का। डॉक्टर हीरालाल जी आईएएस उत्तर प्रदेश बैच 2010 से पास आउट हैं। उसके बाद एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बांदा, मैनेजिंग डायरेक्टर यूपीएसआईसी इन कानपुर, मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी डेस्को इन लखनऊ जैसे और भी कई जगह पर रहकर देश की सेवा की है। करंटली ही इज वर्किंग एज एडिशनल मिशन डायरेक्टर नेशन हेल्थ मिशन इन उत्तर प्रदेश। डॉक्टर हीरालाल जी गुड गवर्नेंस के सेक्टर में लिखी डायनेमिक डीएम नाम की प्रसिद्ध और बेस्ट सेलिंग बुक के लेखक भी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आईएएस ऑफिसर डॉक्टर हीरालाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। सर, चूंकि आज हम आईएएस के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सारे जो स्टूडेंट्स और व्यूवर्स हैं उनको सबसे पहले आप बताइए कि आईएएस ऑफिसर होता क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। देखिए, आईएएस ऑफिसर जो है उसको सरकार में विभिन्न ओहदों पे, विभिन्न पदों पे, सरकार जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है वहाँ 80 विभाग हैं, तो उस 80 विभाग में जो डिफरेंट मैनेजिंग का पोस्ट है, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, उस पर उन्हें पदस्थ किया जाता है, तैनात किया जाता है, और उस विभाग के टोटल अफेयर्स को वो मैनेज करते हैं कि कैसे जनता की भलाई हो, कैसे जनता का कल्याण हो, और कैसे लोगों में खुशहाली आए, हरियाली आए, लोग की प्रगति हो। वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना ही आईएएस का मुख्य दायित्व है। बिल्कुल सर, पिछले 20 सालों में काफी उथल पुथल, काफी बदलाव हुए, लेकिन यूपीएससी के लिए एक जो जुनूनियत और जो दीवानगी है छात्रों में, वो वैसे ही बरकरार है। तो सर आप मुझे बताएं कि ये जो एक चाहत है, इसमें कुछ कमी क्यों नहीं आई? देखिए, बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारे फील्ड है जहां लोग जाना चाहते हैं। आईएएस या सिविल सर्विसेज एक ऐसी पोस्ट है जहां सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सब तरह का जो भी कुछ कोई चाहे वो मिल सकता है, और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा नाम हो, जिसको कहते हैं कि उसका सोशल वैल्यू बढ़े, उसका सोशल रिकॉग्निशन हो। सबसे बड़ा अट्रैक्शन सिविल सर्विसेज का आईएएस अफसर का ये है। तो क्योंकि सब कुछ मिलता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सोशल रिकॉग्निशन बहुत है, इस वजह से आज भी आईएएस का जलवा और चाहत बरकरार है, और उथल पुथल को ये झेलते हुए अपनी चीजों को बरकरार रखे हुए है। क्या बात है सर, ये जलवा यूं ही बरकरार रहे।
तो सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्टरी फैक्टर है आईएएस बनने में, कि जिस जलवे की आपने बात की है, पर हर कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, पर कुछ ही हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं। तो वो क्या मंत्र है, वो सफलता के लिए एक स्टूडेंट के अंदर क्या होना चाहिए? देखिए, एक स्टूडेंट के लिए जो पहली चीज होनी चाहिए कि उसके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, उसका आईक्यू लेवल होना चाहिए। मान लीजिए बहुत लो आईक्यू है तो वो आईएएस के लिए मेरे हिसाब से सुटेबल नहीं है। कम से कम मीडियाकर या एबव मीडियाकर आईक्यू होना चाहिए। उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, मेहनत करने की क्षमता, समझने की क्षमता, लोगों को जोड़ने की क्षमता। तो पहली क्वालिटी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर टेम्परामेंट होना चाहिए। अब क्या है कि ये सोशल सेक्टर है और आपका जो है टेम्परामेंट है कि हम बहुत धनी हो जाएं, हम बहुत पैसे वाले हो जाएं, तो आपके लिए ये टेम्परामेंट सूट नहीं करेगा। ये सोशल सेक्टर है, यहाँ आपको अपना खो के भी जनता का कल्याण करने वाला टेम्परामेंट होना चाहिए। तीसरा जो है वो ये है, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आप चैलेंज लो कि मुझे कुछ हटके करना है, डिफरेंट करना है और मुझे हारना नहीं है। हमेशा चैलेंज लेके कुछ ना कुछ नया करना है और कुछ नया ट्रेल बनाना है, किसी के ट्रेल पे चलना नहीं है। तो देखिए, क्वालिटी तो बहुत सारी रिक्वायर्ड हैं, बट ये 3 मेन हैं जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तीनों चीजें हैं तो सफलता के चांसेस हैं। बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सर के बारे में जब हमने पढ़ा तो वाकई बड़ी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जानकर मुझे हर्ष हुआ वो ये बात थी कि एक छोटे से गांव से पढ़कर निकलना, आंखों में सपने होना और उसके बाद एक इतने बड़े और एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनना, एक ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब वक्त है हमारे हाउ टू डू इट यानी कैसे किया जाए सेगमेंट का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे इंफॉर्मेशन थ्रू विजुअल्स। और भी कई दिलचस्प सवालों के जवाब पूछेंगे हमारे गेस्ट से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए सीखो, इंडिया का 100% शुद्ध करियर ओरिएंटेड और इंफॉर्मेटिव शो। चलो फिर सीखो, हमें दुश्मनों को एक एप्रोप्रिएट रिप्लाई देना होगा और अभी इसी वक्त देना होगा। हर बार हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन, हताश होकर खाली हाथ वापस आते हैं। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो इनसे मिलिए जानकी ब्रह्मदत्त, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ अनंतपुरी। आसू बचपन से ही बड़ा प्यारा और शांत सा बच्चा था। वैसे अब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है। हेलो, कहाँ? आपको कितने कॉल्स किए हमने? सॉरी बेटी, वो स्कूटर चला रहा था मैं। क्या एम्बुलेंस भी बंद पड़ गई है? देखिए जानकी, सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चलो फिर सीखो, चलो फिर सीखो। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप सबका फिर से स्वागत है सीखो, इंडिया के 100% शुद्ध करियर ओरिएंटेड और इंफॉर्मेटिव शो पर। दोस्तों, यूं ही नहीं कहा जाता कि आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। बनता वो ही है जिसकी बुद्धि बिल्कुल तलवार की तरह तेज हो। तभी तो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में इतने इंटेलिजेंट और स्किल्ड ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं। और क्यों ना हो, एग्जाम्स में 9 अलग अलग पेपर्स के लिए 50 से भी ज्यादा टॉपिक्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। ये एग्जाम्स ना ही सिर्फ आपके सभी सब्जेक्ट्स में नॉलेज टेस्ट करते हैं,
बल्कि आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और रेशनल थिंकिंग का भी अंदाजा लगाते हैं, जो स्मार्टली और डिप्लोमेटिकली देश की जिम्मेदारी निभाने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए हमारे साथ बैठे हमारे गेस्ट से पूछते हैं कुछ और सवालों के जवाब। हीरालाल सर, आप पूरे भारतवर्ष में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो लोग जो लोग गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं और बहुत सारी सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं, अभाव में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी आंखों में सपना है कि मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है, तो वो कैसे बने? आज के डेट में तैयारी करना मेरा ये मानना है आसान हो गया। तो क्या करना चाहिए? नंबर 1 कि जब आप बैचलर, इंटर के बाद जब आप बैचलर डिग्री करने जाओ, तभी से इसकी तैयारी पैरेलल में शुरू कर देना चाहिए। और बैचलर में आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिस सब्जेक्ट को आप आईएएस की तैयारी में लेना चाहते हो। अच्छा, ये दूसरी बात यह है कि इसमें अब मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूज़पेपर से जनरल स्टडी के आते हैं। 4 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं, तो आपको 2 पेपर रोज पढ़ना चाहिए। एक इंग्लिश का कोई पेपर पढ़िए और एक लोकल हिंदी का या जो भी आपको अच्छा लगे। और उसमें एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल पेज पे उस समय जो बर्निंग टॉपिक होता है उस पर एडिटोरियल आता है। तो वो जो जब आप एडिटोरियल पेज पढ़ें, न्यूज पढ़ें, तो ये न्यूज क्यों लिखा गया है, क्या मैसेज देना चाहता है, इसमें कमी क्या रह गई है, इसमें क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, मतलब मीनिंग देयर बाय आपको उस न्यूज के बाल की खाल निकालनी है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड करना है, बाल की खाल निकालनी है। तो धीरे धीरे आपको हर विषय की जानकारी होती जाएगी। तीसरा यह है कि कम से कम जब वो आजकल एक ट्रेंड ये है सोशल मीडिया पे कि जब बच्चे टॉप करते हैं, रिजल्ट आता तो उनका खूब इंटरव्यू आता, वो दिल खोल के बताते हैं मैंने कैसे तैयारी की, क्या किया, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा। तो पिछले 3 साल के कम से कम 9 इंटरव्यू को आप उनके वीडियो देखिए ऑनलाइन, नोट बनाइए और उसमें ये समझिए कि उन्होंने कौन से ट्रिक्स और टेक्निक्स अप्लाई किए जिससे उनका सिलेक्शन हुआ, वो सफल हुए। वही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आप अप्लाई कर लीजिए। और लास्ट चौथा पॉइंट मेरा ये है कहना कि ये जितने सक्सेसफुल आईएएस हैं पिछले 4-5 साल में सेलेक्ट हुए हैं, सब सोशल मीडिया पे हैं। आप उनसे संपर्क करिए सोशल मीडिया पे। और 5वां पॉइंट मेरा ये कहना है कि आप ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोचिंग ऑनलाइन हैं, आप वो फ्री कोचिंग ऑनलाइन अटेंड करिए और वहाँ से सीखिए। तो देखिए इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। और चूंकि आप जैसे बैचलर के फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जब तक आप 3 साल या 4 साल का बैचलर कंप्लीट करेंगे, आपका एक बढ़िया फाउंडेशन और उस पर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। क्या बात है। ये इस तरह से ये तैयारी करना चाहिए गांव और देहात के लोगों के लिए, जिसके पास कुछ नहीं है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई रास्ता दिखाने वाला है, और उनके सामने केवल एक सपना है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। तो 12वीं के बाद जो आपने नींव रखी होगी, जो फाउंडेशन है, उसको आप इतना मजबूत कर लीजिए कि बाय द टाइम जब आप तैयारी करते जाएंगे, अपना सब्जेक्ट चुनेंगे, अखबार पढ़ते जाएंगे, तो आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि फिर उसके बाद आधे रास्ते आपके लिए आसान हो जाएंगे। एंड वेल बिगिन इज हाफ डन। सर, मैं खुद गांव से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पिताजी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है बाग, वहाँ को बिलोंग करते हैं। तो मैं आज भी गांव जाती हूँ, वहाँ की नदियों में हमने भी तैरना सीखा। पर मैं आज उन गांव के बच्चों को देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कम आंकते हैं। शहरी लोगों से उन्हें लगता है कि वो थोड़े पीछे हैं और वो अपने आप को कॉपी करने में लगे रहते हैं कि हम शहरों वाले जैसे हो जाएं। तो उसमें हमारी देश की जो मिट्टी है, जो सुगंध है, जो उसकी संस्कृति है, वो थोड़ी सी मिक्स हो जाती है, धुमिल सी हो जाती है। पर आपका व्यक्तित्व देख के, आपसे बात करके ये ज़रूर समझ आ रहा है कि आपके अंदर आज भी उस गांव की मिट्टी की सुगंध है। तो पहले तो मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि ये सुगंध अभी तक कैसे बरकरार है, ताकि उन सारे बच्चों को एक प्रेरणा मिले। और फिर थोड़ा सा अपनी जर्नी पे रोशनी डालिएगा कि आपने क्या दिक्कतें उठाई, उसके बाद आप इस मुकाम पर पहुँचे। मैं इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हूँ कि मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूँ। टाट पट्टी लेके जाता था 5 किलोमीटर, सुबह जा कर के झाड़ू लगाते थे। फिर हम लोग जो है दिन में जो है अपने घर से खाना ले जाते थे, बगल में प्राइमरी स्कूल के बगीचा था, उस पर खाना खाते थे। तो अगर मैं टाट पट्टी और प्राइमरी पे पढ़ के आईएएस बन सकता हूँ तो मेरा ये मानना है कोई भी बन सकता। मेरे पास ना कोई बताने वाला, ना कोई रास्ता, कुछ नहीं था।
देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। केवल आपको चाह बनाने की जरूरत है। जहाँ तक बात रही रूरल और अर्बन डिवाइड की जो आप कहना चाह रही हैं, मैं आपको बता दूं, सिंपलिसिटी में जो ताकत है वो बनावटी में नहीं है, बनावटपन में नहीं है। लेकिन हम लोग जब वो चकाचौंध देखते हैं तो वो हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपने ताकत को नहीं भूलना चाहिए। गांव ही हमारी ताकत है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने रिपब्लिक विलेज की बात कही थी। गांव जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, मेरा ये मानना है। मैं उदाहरण सर, जैसे कि आपने बताया कि 12वीं के साथ तैयारी करते करते तभी से ही अपना विषय, अपना सब्जेक्ट आप चुन लें और 250 के 2 पेपर्स होते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट को चुनना चाहिए, कौन से विषय में वो पढ़ाई करे कि उसको अपना सब्जेक्ट चुने, ये कैसे चुने? तो देखिए, आपको सब्जेक्ट वो चुनना चाहिए जिससे आपका प्यार हो। क्यों ये मैं बात कह रहा हूँ? बीटेक के जो लड़के जो इंजीनियरिंग करते हैं, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, वो 8 साइज का सब्जेक्ट लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं। क्यों वो लेते हैं? क्योंकि उनका उससे प्यार है, उस सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट को बहुत, सब्जेक्ट की वो जो मैंने एक बात कही थी कि बाल की खाल नोचनी है, बाल की खाल निकालनी है, उसको थारो अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, कोई चीज छूटने न पाए। ये तभी संभव है जब आपको उस सब्जेक्ट से प्यार हो। जब आपका प्यार होगा तो उसमें आप डूबे रहोगे, आपको रुचि आएगी और आपकी बाल की खाल निकालते रहोगे, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। और इसके 2 पेपर होते हैं 250-250 के, और आप इसमें बहुत अच्छा नंबर उठाएंगे और टॉप में आएंगे। बिल्कुल। तो सर, हम बढ़ते हैं उन छात्रों की तरफ जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिनकी आंखों में सपना है कि वो आप जैसा आईएएस अफसर बने। बिल्कुल। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि क्या आईएएस के प्रिपरेशन के लिए 1 साल काफी होता है? इसका सीधा सिंपल सपाट आंसर है नहीं। जब आप इंटर पास करके और जब बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हो, वहीं से आपको शुरू कर देना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 3 साल का बैचलर कोर्स है या 4 साल का जैसे बीटेक है बैचलर, तो 4 साल का है, कुछ 8 साइज के 3 साल के हैं, तो आपकी तैयारी, क्योंकि ये एवरीथिंग अंडर स्काई, ये आसमान के नीचे जो कुछ भी है, कहीं से किसी विषय पे कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत वास्ट और वाइड है। तो इसको आप 1 साल में इसको अपने माइंड में ले जा करके रिस्टोर नहीं कर सकते। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आपका आंसर नो है, और इसकी तैयारी बैचलर के फर्स्ट ईयर से ही धीरे धीरे शुरू कर देना। और कोई आप में से? हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भावना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आईएएस ऑफिसर्स के जॉब में सबसे मुश्किल क्या होता है और उन्हें किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? एक आईएएस अफसर सोशल प्रोडक्ट को जनता को फ्री ऑफ कास्ट बेचता है। ठीक है, जैसे स्कॉलरशिप है, फ्री बुक है, सोशल वेलफेयर की स्कीम है, मेडिकल की स्कीम है, ऐसे बहुत सारी स्कीम है, फ्री ऑफ कास्ट हम जनता को बेचते हैं। जनता के बीच और ऑफिसर के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप है तो आप सेलर हैं और जनता बायर है, तो आपका सौदा बिकेगा ही नहीं। तो ये गैप को कैसे कम किया जाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है मेरे नज़र में। और मैं जनता के बीच में, जनता के द्वारा और जनता के अगुवाई में ही काम करता हूँ, गवर्नेंस करता हूँ। तभी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में बदलता है और तभी वेलफेयर स्टेट बनता है। थैंक यू सो मच सर। वक्त हो रहा है हमारे हाउ टू डू इट, यानी कैसे किया जाए सेगमेंट का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आपकी जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन विजुअल्स के जरिए। जाइएगा मत, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तब तक आप देखते रहिए सीखो, इंडिया का 100% शुद्ध करियर ओरिएंटेड और इंफॉर्मेटिव शो। चलो फिर सीखो, देखिए श्री रामचरितमानस प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए योग और फिटनेस शिल्पा शेट्टी के साथ प्रतिदिन सुबह 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चलो फिर सीखो, चलो फिर सीखो। वेलकम बैक ऑन सीखो, इंडिया का 100% शुद्ध करियर ओरिएंटेड और इंफॉर्मेटिव शो। पूछते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर हीरालाल जी से कुछ और सवाल। सर, आपने बड़ी जनता के बीच में रहने वाली बात की, पर अमूमन इस तरह से माना जाता है, जैसे मेरे पापा ने पीएससी क्लियर की थी, वो सेल्स ऑफिसर से, तो हमेशा कहते थे आईएएस तो भाई जिले का राजा होता है। पर आपकी बातों से लग रहा है कि उस राजा की जो ताज है उसको साइड में रखो और जनता के लिए एक तरह से जनता की सेवा की तपस्या में लग जाओ। इस तरह की सोच मुझे लगता है बहुत ही कमाल की सोच है, और ऐसी सोच ही होनी चाहिए, तभी शायद ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। देखिए, एक आईएएस अफसर वो शासक प्रशासक नहीं है, वो जनता का सेवक है, जो सिलेक्शन के बाद जनता के बीच शासक प्रशासक की सोच से या इस तरह की पर्सनालिटी के रूप में जाते हैं, वो इस जॉब को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और जब आप एक सेवा भाव से सेवक के रूप में जनता के बीच जाते हैं, तब इस सर्विस को एंजॉय करते हैं, और हमें सेवा में को एंजॉय करना चाहिए। तो सर, आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बड़ा बोलबाला है, क्योंकि आईएएस बनने के लिए अधिकतर स्टूडेंट्स को लगता है कि कोचिंग से होके गुजरने से ज्यादा सहूलियत हो जाती है। तो आपका इस पर क्या पक्ष है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोचिंग की मदद लेनी चाहिए। क्यों? बहुत सी चीजों की जानकारी हम लोग प्रयास पूरा करते हैं कि हम सब जान जाए, सब कुछ जान जाए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ चीजें छूट जाती है, कोई चीज छूटने ना पाए, और हमें पहले ही अटेम्प्ट या अधिकतम दूसरे अटेम्प्ट में हमें अच्छी सफलता मिल जाए। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध है या व्यक्तिगत मानना है कि कोचिंग करना चाहिए। अब रही बात कोचिंग की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो कोचिंग की भूमिका में मेरा ये मानना है कि माइक्रो लेवल गाइडेंस और मेंटरिंग कोचिंग को करनी चाहिए। स्टडी मटेरियल के बारे में, कौन मटेरियल अच्छा है, कौन अपडेट है, इसके बारे में गाइड करना चाहिए। और आर्गुमेंट इफिशियंसी ऑफ द सेल्फ स्टडीज, स्टूडेंट के सेल्फ स्टडी को बढ़ाने वाला आइडिया देना चाहिए, जिससे कि वो कम समय में अच्छा पढ़े, अच्छा ग्रेस्ट करे। और समय समय पर मंथली, 3 मंथली जैसा भी एक टाइम टेबल बना के प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस, तैयारी का प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस का अप्राइजल करते रहना चाहिए कि जो तुम तैयारी भैया कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है, और उसमें करेक्टिव मेजर प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस से लेता रहना चाहिए। मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो मैं अनुरोध भी करूँगा जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे आप लोग, कि ग्रुप स्टडी और ग्रुप डिस्कशन तैयारी का सबसे अच्छा माध्यम है। तो कोचिंग को क्या करना चाहिए कि उसे
ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप स्टडी के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। इससे क्या होता, मेरा तो ये मानना है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं 5-6 के ग्रुप में, पर डे जब उनका मन उब जाए शाम को एक टाइम फिक्स करके चाय पे एक टॉपिक पे रोज डिस्कस करना चाहिए। और जो सफल हुए हैं उनसे भी मैंने डिस्कस किया है, तो उनका भी ये मानना है कि ये बहुत इफेक्टिव टूल है, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप स्टडी। तो कोचिंग की भूमिका ये होनी चाहिए। बिल्कुल सर। स्टूडेंट को इतना ताकतवर बना दो कि वो पहले ही शॉर्ट में लंबा छलांग मार करके और सेलेक्ट हो जाए। क्या बात है। एक चीज कि मैं सर बड़ी तारीफ करना चाहूंगा, सर इतने अच्छे ओहदे पर हैं, इतनी अच्छी तैयारी के साथ हैं सर, फिर भी आप जैसे कि आज प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, आप आज भी नोट्स बनाते हैं सर, लिखते हैं पॉइंट्स जो आपको बात करनी होती है। ऐसा है कि मैंने इसको देखा है और सुना है, जितने भी स्पीकर हैं, जो भी आपको, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, आपको कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, क्लास में पढ़ाने जाना है या जनता के बीच में जाके बोलना है, तो बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपको प्रिसाइज, कंसाइज और पिन पॉइंटेड बात करनी चाहिए। तो जो ये संवाद है वो बड़ा सटीक होना चाहिए, जिससे कि संवाद में गार्बेज ना हो। जो आप मैसेज देना चाहते हो वो सीधा दिमाग में घुसे और दिमाग में घुस करके पूरे खून में फैल जाए, पूरे शरीर के खून में, और उसका प्रभाव दिखने लगे। तो जो बात बोले एकदम वो सटीक निशाने पर लगनी चाहिए, तभी आपकी बात में, आपकी चीज में, उसमें वजन होगा। सर आपने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी, डायनेमिक डीएम। जी, डायनेमिक डीएम किताब क्या सोच के लिखी है आपने सर? देखिए, मैं अगस्त 2018 से लेकर फरवरी 2020 तक जनपद बांदा का कलेक्टर रहा, और बांदा जो है पानी, पूरा बुंदेलखंड, अब तो पूरा वर्ल्ड पानी की समस्या को लेकर के परेशान है, लेकिन वो जिला बहुत परेशान है। तो वहाँ हमने जाकर के बहुत सारे 18 महीने में 20-22 प्रयोग किए, सबके बड़े अच्छे रिजल्ट रहे। तो वो सारे जो रिजल्ट रहे उन्हीं को मैंने इस किताब में लिखा है। इसलिए लिखा, इस देश में पीएम, सीएम और डीएम 3 बहुत महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग पोस्ट है। तो चूंकि ये तीसरा पोस्ट जो डीएम वाला था, इसकी भूमिका में मैंने 1.5 साल काम किया। मैंने बहुत सारी वहाँ इनोवेशन किए, सबके अच्छे रिजल्ट आए। लोग डीएम को जानना चाहते हैं कि डीएम होता क्या है, क्या करता, क्यों करता, कैसे करता। इस किताब को जो पढ़ेगा, मैं डीएम को डिमिस्टिफाई करना चाहता हूँ इस किताब से। इस किताब को जो पढ़ लेगा उसको समझ में आ जाएगा कि डीएम एक शासक प्रशासक नहीं है, सेवक है, और उसे वो सेवा करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये किताब लिखने के पीछे मेरा रीजन है कि पीएम, सीएम और डीएम क्या करता है? गवर्नेंस करता है। गवर्नेंस को किसमें कन्वर्ट करता है? गुड गवर्नेंस में, जिसको हम कहते हैं सुशासन। तो पीएम, सीएम और डीएम ये गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी पोस्ट है। और गवर्नेंस की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है, वहाँ भी हम गवर्नेंस करते हैं। अगर घर का गवर्नेंस अच्छा हो जाए, गुड गवर्नेंस हो जाए, तो हर परिवार धनी हो जाएगा, हर मेंबर धनी हो जाएगा, वो परिवार धनी हो जाएगा, घर में संपन्नता बढ़ जाएगी, घर में खुशहाली आ जाएगी। कुल ये किताब लिखने का मकसद है कैसे गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदलने के लिए, गुड गवर्नेंस पाने के लिए हमने वो सारी टेक्निक बताई है इस किताब में। बहुत बढ़िया। तो सर, जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किताब कैसे हेल्पफुल है और कितनी हेल्पफुल है? देखिए, ऐसा है कि अब किताब में एक पूरा बाकायदे जो इम्तहान होता है लोक सेवा आयोग का, उसमें एक पेपर होता है कि हमारे देश के सामने बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रही हैं और वहाँ पानी को लेके त्राही है, आप पानी की समस्या कैसे करेंगी? हमने सामाजिक समस्याओं का जो सामाजिक समाधान ढूंढा वही इसमें लिखा है। एक बात, अभी कोरोना में हम सभी लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। ऑक्सीजन की फैक्ट्री पेड़ है, इसीलिए हर साल हम लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन पेड़ जिंदा नहीं रहते। तो हमने एज ए कलेक्टर पेड़ लगाओ अभियान की जगह पे पेड़ जियाओ अभियान चलाया कि पेड़ जिंदा रहें, ऑक्सीजन दें, क्योंकि वो हमारे जीवन को सस्टेन करता है। तो इसको अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, बताइए ये पेड़ हम लगा रहे हैं जिंदा नहीं रहते हैं, आप कैसे जिंदा रखोगे? हमारे उस चैप्टर को पढ़ो,
और आप उसका उत्तर, क्योंकि ये टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड है, जो मैंने इस अपने लिखा है अपने उस किताब में। बहुत बढ़िया सर। तो सर, जैसा कि आप बड़े स्पष्ट तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं और सटीक बोलते हैं और टू द पॉइंट आप बातें करते हैं, तो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या टैगलाइन देना चाहेंगे? फॉल इन लव विद द यूपीएससी, ये मेरा टैगलाइन होगा। जब तक आप उसके प्यार में डूबेंगे नहीं और डूब करके पानी पीते रहिए, आपको कोई सफलता पाने से रोक नहीं सकता। क्या बहुत ये मेरा टैगलाइन। तो दोस्तों चलते हैं हमारे हाउ टू डू इट यानी कैसे किया जाए सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आपकी जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन विजुअल की सहायता से। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। थोड़ी देर में लौटेंगे आपके लिए लेकर सीखो इंडिया का 100% शुद्ध करियर ओरिएंटेड और इंफॉर्मेटिव शो। चलो फिर सीखो, धगत यह है जगत, जगत में एक नगर बसा जिसे है रुद्र ने रचा। यही पे शिप्रा बह रही, कथा युगों की कह रही, शिवा की ये शिवालिका, नगर है ये अवंतिका, अवंतिका। 22 जनवरी से देखिए अवंतिका, सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चलो फिर सीखो, चलो फिर सीखो, वेलकम बैक ऑन सीखो, इंडिया के 100% शुद्ध करियर ओरिएंटेड और इंफॉर्मेटिव शो। आइए पूछते हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर हीरालाल जी से कुछ और जरूरी सवालों के जवाब। तो सर, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं कि उन्हें जो जहां उन्हें पोस्टिंग चाहिए होती वहां नहीं मिल पाती है, तो इस दुविधा, इस दुख से उन्हें कैसे जूझना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए? ये बात आप सही कह रही हो। बहुत लोगों की पोस्टिंग तो चाहते हैं नहीं होती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, या दुखी नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, आप कह सकती हैं दुखी रहते हैं या दुखी हो जाते हैं। सरकार में जितनी पोस्ट बनी है सबकी आवश्यकता है, सबकी जरूरत है, इसीलिए वो बनी है। तो आपकी पोस्टिंग जिस भी पोस्ट पे हो जाए उसको एंजॉय करना चाहिए। उसको जाकर आप ये समझिए कि आप उसका स्टडी करने चले गए। अगर आप मान लीजिए आपके मन मुताबिक पोस्ट नहीं है तो आपको उस पोस्ट को स्टडी करना चाहिए, फिर उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि आखिर ये इसको लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं। हम यहाँ इतना अच्छा काम कर देंगे कि लोग, ये पोस्ट इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग यहाँ की पोस्टिंग के लिए मार करने लगेंगे। कुछ इस सोच से, पॉजिटिव सोच से काम करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ इस तरह की बात हो तो आपके पास अगर समय, मान लीजिए पोस्ट में आप समय बचता है तो आप अपना पढ़ाई में मन लगाइए, कुछ इनोवेशन करिए, आप पीएचडी करिए, एमबीए करिए, कुछ और करिए, आप सेल्फ डेवलपमेंट करिए। और अगर आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा तो आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट होगा वो आप पब्लिक फिगर हैं, उसका जो आउटपुट होगा वो जनता की भलाई में, आप कुछ भी करेंगे वो जनता की भलाई में ही उसका आउटपुट जाएगा। कोई पोस्ट ना खराब होती है और ना अच्छी होती है, आपको हर पोस्ट को एंजॉय करना चाहिए। जैसे मैं विशेष सचिव कल्चर होके गया तो लोग उसको, जैसे वही जो आप कह रही यही धारणा है, वहाँ गया तो मुझे कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं, वहाँ 12-13 ऑर्गेनाइजेशन थे, हमने उनकी सबकी स्टडी करना शुरू किया, ये क्यों बनाए गए, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, ये चल क्यों नहीं रहा है, खूब स्टडी किया और मुझे खूब सीखने को मिला, मेरा नॉलेज बढ़ा और जो उससे जुड़े भी लोग थे उनको भी अच्छा लगा कि ये तो बड़ा इसमें घुस करके काम कर रहे हैं।
मैं उसमें घुसता इसलिए था क्योंकि मैं उसमें ढूंढता था कि ये क्यों बनाया, ये क्यों नहीं चल रहा। लर्निंग पॉइंट से घुसा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे आपने बताया कि अगर किसी चीज को पढ़ो तो उतने अच्छे से पढ़ो कि बिल्कुल बाल की खाल तक जाओ, उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को में आप इतनी महारत हासिल कर लो कि कोई उसमें आपकी कमी ना निकाल पाए और लोग भी खुश रहेंगे कि देखो पूरी तैयारी के साथ आए। बहुत बढ़िया सर। सर बात आती है कि जब भी कोई बात करता है कि भाई ये एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, तो एक नया आईएएस अफसर बनने के बाद शुरुआती सैलरी कितनी होती है सर? शुरुआती सैलरी ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, क्योंकि टीए डीए और बहुत सारे पर्क्स होते हैं, वो डिफरेंट। मोटा मोटा आप समझिए 1.25 लाख से स्टार्टिंग होती है। लेकिन यहाँ बात सैलरी की नहीं है, यहाँ बात सोशल कैपिटल की है, सोशल स्टेटस की है, सोशल रिकॉग्निशन की है, पर्क की है। आपको तुरंत किसी को वीआईपी एरिया में सरकारी मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं, खाना बनाने के, मतलब जो भी एक अच्छा एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए चाहिए वो सब मिल जाता है। एक बात मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं एडीएम ही मुजफ्फरनगर था। एक मेरे एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट, राइट? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैं मुजफ्फरनगर था। मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनका बेटा अमेरिका में रहता है। मैं बिल्कुल ट्रू घटना बता रहा हूँ। अब इसी से आप समझ जाएंगे कि लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। वो अपने घर से बहुत बढ़िया ताम झाम लंबी गाड़ी से आया, तो वो कहेगा, क्या कहता हमसे कि भैया कि हम आपके गाड़ी में चलेंगे। हमने कहा यार ये हमारी टुटहिया गाड़ी में आप क्यों चलोगे, और वो जो है तुम्हारी तो ये 15-20 लाख की गाड़ी, हमारी तो ये 2-3 लाख वाली है। और वो देखने में कहीं ना, अरे भैया हमारी गाड़ी 15 नहीं 50 लाख की है, कौन पूछ रहा है। आपकी गाड़ी पे वो नीली बत्ती है और उसको देख कर ही रोज दूर आपकी स्कूटी गाड़ी को लोग सलाम करता है, हमारी को कौन सलाम करेगा, हमारी अपनी गाड़ी बैठा लो, हमें इसी पे ले चलो। तो ये जो उसने उस समय जो बात कही, मैं वर्बेटम आपको ये बात कर रहा हूँ, ये है। लेकिन सर एक बात तो मैं कहना चाहूंगा सर, मान लीजिए हम किसी भी कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी गाड़ी में जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, अगर वहां से कोई एक नीली बत्ती की गाड़ी निकलती है ना, टाँ 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 करता है, लगता तो यार कुछ बात तो है सर, कुछ बात तो है सर आप में भी सर। बहुत अच्छे सर। जो एस्पायरेंट्स हैं सर, यूपीएससी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, यूपीएससी निकालना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि आप अगर यूपीएससी का सपना देख रहे हैं और यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। पहले आपको चाहत बनानी पड़ेगी, और अगर आपके अंदर वो चाहत नहीं बना तो आप सफल नहीं होने पाएंगे। इसका क्या मतलब, आपको डे ड्रीमिंग करनी पड़ेगी। सपना रात में जो देखे जाते हैं वो सही नहीं होते हैं। आपको दिन में जब यूपीएससी का सपना आने लगेगा तो आपको इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, केवल वही यूपीएससी लगेगा। आपको वही रातों दिन दिखाई देगा, ना आपको भूख लगेगा, ना आपको कोई शौक होगा। रातों दिन आप उसी में डूबे रहेंगे और उसी की तैयारी करेंगे, और आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चाहत बनाइए, डूब जाइए, फॉल इन द लव विद द यूपीएससी। सर पर आपने सपना कब देखा था कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना, ये सपना आपने कब देखा था? देखिए, जो मेरा सपना है, मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो मेरे फादर वेटनरी कंपाउंडर थे। ये जो पशु चिकित्सालय होता है उसमें फार्मासिस्ट थे। तो मेरे फादर के डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर होते थे, ब्लॉक में रहते थे, तो कभी एसडीएम आता था, कभी डीएम। हमारे फादर को डीएम, एसडीएम, पीसीएस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या होता वो उस चीज को समझते थे। उन्होंने मेरे दिमाग में ये बीज बोया। उनका ये सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और आईएएस बनूं। तो वो जो उन्होंने मेरे अंदर चाहत पैदा की मेरे फादर ने, वहीं से मेरा बिल्डअप हुआ। तो पहले मैंने इंजीनियरिंग करी, एक बेस बनाया, और फिर जब मैं मास्टर करने गया, एमटेक करने गया आईटीबीएचयू में, तो मैं गेट के थ्रू एडमिशन ले लिया, हॉस्टल की फैसिलिटी ले ली, 1800 रुपया स्कॉलरशिप मिलता था, वो पूरी फैसिलिटी। मेरा एमटेक मोटो नहीं था, तैयारी मोटो था। वही तैयारी किया और सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया सर। जैसे डायनामिक आप हैं, डायनामिक डीएम आपकी किताब का नाम है, वैसी डायनामिक पर्सनैलिटी आपकी है सर। बड़ा मजा आया। अगर इस किताब को एस्पायरेंट्स
और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये कहाँ उपलब्ध हो सकती है? ये ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको हर जगह मिलेगी, तो आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और मैं 2 किताब लेके आया हूँ, मैं आप दोनों लोगों को गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मुझे किताब दिया जाए। थैंक यू सर। सर, आप हमारे शो में आए उसके लिए हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। और आज जिस तरीके से जो नॉलेज आपने दी स्टूडेंट्स को, अभिभावकों को, हमारे दर्शकों को, वो गाइड करने के लिए, वो मार्गदर्शन देने के लिए सर हम आपके कृतज्ञ हैं और रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि यूपीएससी के लिए जितने भी एस्पायरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अपनी मेहनत करते जाएं। और हम लोग सर से बहुत प्रेरित हैं और आप ऐसे ही अपना मार्गदर्शन जो है वो स्टूडेंट्स को देते जाएं, अपना आशीर्वाद देते जाएं। ऑनलाइन भी बहुत लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, मैंने अक्सर देखा है। सर ऐसे ही आप सबको हमेशा हमेशा इंस्पायर करते रहें और अपना आशीर्वाद सब पर यूं ही बनाए रखें सर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये डिस्कशन का अवसर देने के लिए। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टिकुलरली ये जो हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं ऑडियंस के रूप में, आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये विजिटिंग कार्ड है मैं दे रहा हूँ बच्चों के लिए जो ऑडियंस है, और आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। अगर किसी को मुझसे कनेक्ट करना होगा तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि जनता हित की बात कर रहे थे, ये सर का विजिटिंग कार्ड है। इसमें सर का पर्सनल मोबाइल नंबर, सर के सोशल नेटवर्किंग हैंडल, तमाम चीजें हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि सर ने कहा है कि आप में से कोई भी सर से कभी भी कोई भी मार्गदर्शन, कोई भी राय लेना चाहें, ही इज ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आइए। थैंक यू सर। वक्त हो गया है हमारे हाउ टू डू इट यानी कैसे किया जाए सेगमेंट का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आपकी जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन विजुअल्स के माध्यम से। दोस्तों, कहते हैं कि चुनौतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि या तो उनसे जीत होती है या फिर शिक्षा मिलती है। बस ठान लीजिए कि मंजिल को पाना है, एक ना एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी, क्योंकि जहां जज्बा है वहीं जीत है। थैंक यू सो मच आप सभी व्यूअर्स और स्टूडियो ऑडियंस को भी हमें आपके सपने पूरे करने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक लेट्स गो, सीखो भविष्य नए भारत का।